हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्ज़ाम प्रो में। वीकली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हैं। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा विश्व एथलीट रैंकिंग में कितने स्थान पर पहुंच गए हैं? तो वो दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं दोस्तों। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया और वो ट्रैक एंड फील्ड के अंदर विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके पश्चात इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप सभी को कि विश्व एथलेटिक्स ने भाला फेंक पुरुषों एथलीटों की ताज़ा रैंकिंग जारी की है वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा, यानी कि विश्व एथलेटिक्स संस्था के द्वारा जारी की गई इस रैंकिंग में भारत के ज्वेलर थ्रोअर नीरज चोपड़ा, यानी कि वो एथलेटिक के अंदर ही ज्वेलर थ्रोअर कहलाते हैं, नीरज चोपड़ा ने 1315 अंक इसमें हासिल किए हैं और वो 1315 स्कोर के साथ ही दूसरे स्थान पर मौजूद हो गए हैं। जबकि जोहान वेटर 1396 स्कोर के साथ शीर्ष पर मौजूद हैं। यानी कहने का क्या मतलब है कि विश्व रैंकिंग के आधार पर जोहान वेटर 396 अंकों के साथ पहले स्थान पे हैं और नीरज चोपड़ा भारत के जो हैं 1315 अंकों के साथ विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज ने 14 एथलीटों को पीछे छोड़ते हुए दूसरा मुकाम हासिल किया। खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंकने से पहले नीरज की जो रैंकिंग थी वो 16 थी। तो 16 में से उन्होंने 14 खिलाड़ियों को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पे उन्होंने यह मुकाम हासिल कर लिया है। उसके पश्चात जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 13 अगस्त को कि आप अपने शरीर का कोई भी अंग किसी को दान कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ आप सभी को कि विश्व अंगदान दिवस हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है। 13 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को मृत्यु के बाद अंगदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन सभी को आगे आने, यानी कि आगे आना मतलब कि सभी को संकल्प लेना चाहिए या फिर ये सोचना चाहिए कि हम भी अपने शरीर के अंग को दान करके जाएंगे मरने के पश्चात, और अपने कीमती अंगों को दान करने का संकल्प लेते हैं। इस अवसर को प्रदान करता है क्योंकि एक अंगदाता, यानी कि जो अंग दान करने वाला कोई भी एक व्यक्ति होगा, एग्जाम्पल के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके शरीर के सभी पार्ट, यानी कि उसके सभी अंग बिल्कुल सुरक्षित हैं, तो उन सुरक्षित अंगों को डॉक्टर की सहायता से निकाला जाता है और जिस भी व्यक्ति को उन अंगों में से कोई भी अंग की अगर एक ज़रूरत होती है तो इस प्रकार से जिन जिन लोगों को वो अंग प्रदान किए जाएँ, तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति 8 लोगों की जान बचा सकता है। आप सभी को अभी ताज़ा अभी का उदाहरण बताता हूँ कि हरियाणा के अंदर एक लड़के का जो लीवर था वो डैमेज हो चुका था। तो उनकी बहनों ने, बड़ी बहन प्रेरणा थी शायद, उन्होंने निर्णय किया कि हम अपने छोटे भाई को अपना आधा लीवर देंगे। तो जो वो लड़का था उसकी दो बड़ी बहनें थी, तो प्रेरणा और उसकी दूसरी बहन दोनों ने अपने आधा आधा लीवर अपने भाई को देने का निर्णय लिया। तो डॉक्टर की सर्जरी के पश्चात उन्हें आईसीयू में या फिर हॉस्पिटल में एडमिट करके रखा गया। तो रक्षाबंधन के दिन, अभी जो 2021 का रक्षाबंधन था, तो उस दिन उन सभी को बोल दिया गया कि आप तीनों सुरक्षित हैं। तो इस प्रकार से वो रक्षाबंधन उनके लिए किसी भी प्रकार से त्यौहार, यानी कि त्यौहार तो था लेकिन
खुशियों भरा नहीं था इससे पहले, वो खुशियों भरा रक्षाबंधन उनके लिए कहलाया। और दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि रक्षाबंधन है वो त्यौहार होता है, आप सभी जानते हैं, कि भाई अपनी बहन की हर प्रकार से रक्षा सुरक्षा करने के लिए या हर जिम्मेवारी लेने के लिए संकल्प लेता है, लेकिन उस लड़के को उसकी दोनों बहनों ने एक तरह से बचाया। उन दोनों लड़कियों ने अपने आधे आधे लीवर को अपने भाई को दिया और सर्जरी कामयाब रही और वो उनके लिए किसी खास दिन से कम नहीं रहा। तो इस प्रकार से हम सभी को भी संकल्प लेना चाहिए कि अगर जब भी हमारी मृत्यु होगी तो हम अपने शरीर के अंगों को दान करके जाएंगे। अपने शरीर को यानी कि अपने इन अंगों का रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए कि जब भी आपकी कहीं पे मृत्यु हो तो हॉस्पिटल में आपका जो बॉडीज़ वगैरह है उसमें से ये प्राइवेट पार्ट निकाल लिए जाएं और जिस भी व्यक्ति को इनकी ज़रूरत होगी तो इन्हें आसानी से प्राप्त कर सकेगा, कि जो जिंदा व्यक्ति है वो किसी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त ना हो सके। इसके पश्चात नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ बहुराष्ट्रीय अभ्यास CEACAT 2021 में भाग लिया? तो वो देश है अमेरिका। भारत ने अमेरिका देश के साथ मिलकर बहुराष्ट्रीय अभ्यास किया है। इसके इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि 2021 में CEACT का 20वां संस्करण मतलब कि इससे पहले यह इसी प्रकार का सैन्य अभ्यास 19 बार आयोजित किया जा चुका था। तो 2021 में यह 20वीं बार आयोजित किया गया। दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग और प्रशिक्षण यानी कि इसे ही CEACAT कहा जाता है। सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना के अलावा 20 अन्य देशों ने इस अभ्यास में भाग लिया। यह नौसेना अभ्यास सिंगापुर में इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर के बाहर समुद्र में किया गया। इस सैन्य अभ्यास में 400 कर्मी, 10 जहाज, US नेवी के राष्ट्रीय यानी कि US नेवी के तटीय युद्धपोत तुलसा, टास्क फोर्स 72 के P-8A पोसीडोन विमान, टास्क फोर्स 73 और 76 के कर्मी तथा प्रशांत और 7वां बेड़ा इसमें शामिल था। इस सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य इंटरऑपरेबिलिटी और साझा समुद्री सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाना है, यानी कि जो समुद्र के अंदर राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे सुरक्षा के जो नियम है उन्हें तोड़ता है तो उस पे अपनी चिंता जाहिर करें और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को संरक्षित करना था। इसलिए यह नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया था जिसके अंदर टोटल 21 देश शामिल थे, भारत सहित यानी कि टोटल 21 देश शामिल थे और उसी में अमेरिका भी था। इसके पश्चात नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि पाकिस्तान देश की पहली मुख्य न्यायाधीश यानी कि हमारे पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है वहाँ की पहली मुख्य न्यायाधीश अभी बनी है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है आयशा मलिक। तो पाकिस्तान के अंदर तो मुख्य न्यायाधीश बना दी गई है, लेकिन भारत के अंदर अभी तक कोई भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। लेकिन न्यायाधीश तो बनी है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन मुख्य न्यायाधीश अभी तक नहीं बनी है। उसके लिए अभी 2021 में चर्चा चल रही है। वो कुछ नाम आगे भेजे गए हैं, जो भी इन मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं उसके लिए नाम भेजे गए हैं। तो शायद आने वाले समय में भारत में भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। तो जो पाकिस्तान की पहली मुख्य न्यायाधीश आयशा मलिक हैं या फिर पाकिस्तान है, इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो मुख्य न्यायाधीश अभी बनी है आयशा मलिक, और भारत के अंदर मुख्य न्यायाधीश तो नहीं बनी, लेकिन जो पहली न्यायाधीश बनी थी वो है M फातिमा बीबी। जो पाकिस्तान है इससे रिलेटेड जो पॉइंट है उसके साथ साथ आपको भारत के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो अगर ऐसे दूसरी प्रकार से भी घुमाकर क्वेश्चन आता है कई बार, तो भारत या पाकिस्तान जो है ये एशिया महाद्वीप के कौन सी साइड में पड़ते हैं? तो अगर बात आए कि विश्व में भारत एशिया महाद्वीप में कहाँ है, तो ये
इसका आंसर ऐसे आएगा कि भारत दक्षिण एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला पॉइंट है कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। तो अगर भारत की राजधानी के बारे में बात करें तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। पाकिस्तान की करेंसी कौन सी है? पाकिस्तान रुपया। भारत की कौन सी है करेंसी? भारतीय रुपया। पाकिस्तान की स्थापना कब हुई? 14 अगस्त 1947, यानी कि भारत के 15 अगस्त 1947 से एक दिन पहले। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। और इसी प्रकार से भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो वो है रामनाथ कोविंद। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को विभाजन विभिक्षिका स्मृति दिवस यानी कि पार्टीशन हॉरर रिमेंबर्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है 14 अगस्त को क्या बनाने की? विभाजन विभिक्षिका स्मृति, यानी कि जब 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और उस दिन भारत के लोगों ने बहुत कष्ट सहे थे। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको आगे बता रहा हूँ कि राष्ट्र के विभाजन के कारण भारत के विभाजन के पश्चात दो देश बने, यानी कि भारत और पाकिस्तान। उसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा, लेकिन पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्र के विभाजन के कारण अपनी जान गंवाने वाले और अपनी ही ज़मीन से विस्थापित होने वाले, विस्थापित वो लोग कि जैसे कि किसी व्यक्ति का जन्म, यानी कि जैसे कि हरिद्वार में या फिर किसी भी स्थान पे होता है, मान लो किसी भी व्यक्ति का जन्म हुआ है किसी ज़मीन पर और वहाँ से उसे उस ज़मीन को छोड़कर उसे जाने के लिए मजबूर किया जाए, उस जगह को उसको छोड़ना पड़े, तो उसको बोलेंगे विस्थापित होना। तो इस प्रकार से ज़मीन से विस्थापित होने वाले लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रतिवर्ष 14 अगस्त को उनके बलिदान की याद में, जो लोग यानी कि जिन्होंने अपनी जान गंवाई और या फिर अपनी ज़मीन से विस्थापित हुए, उनके बलिदान की याद दिलाने के लिए इस दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। कौन सा? विभाजन विभिक्षिका। इस तरह के दिवस की घोषणा से देशवासियों को, जो अभी वर्तमान में यानी कि मैं या आप सभी जो सुन रहे हैं मुझे या जो भी अब एट प्रेजेंट में है, उन देशवासियों को और आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सहन किए गए कष्ट की और दुखों की याद दिलाएगी। तो इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जब भारत और पाकिस्तान दो देशों का निर्माण हुआ तो उस समय क्या हुआ था कि जैसे कि इस्लाम धर्म को मानने वाले बहुत से लोगों को यहाँ से भारत को छोड़कर पाकिस्तान में जाना था, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण ही इसलिए हुआ था कि जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, उनके लिए यहाँ से पाकिस्तान में जाना पड़ेगा उन सभी को। और जो हिंदू धर्म को मानने वाले जो पाकिस्तान में जो आज का जो पाकिस्तान है, वहाँ पे जो लोग हिंदू धर्म को मानने वाले रह रहे थे, उन्हें भारत में आना था। तो इस प्रकार से जब ये भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आना जाने का सिस्टम जो हो रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो भारत आ रहे थे उन लोगों को एक तरह से क्या हुआ कि उन्हें वहाँ से आते समय लूट खसोट की गई उनके साथ, उनका कत्लेआम किया गया। जो लड़कियां थीं या औरतें थीं उनके साथ बदसलूकी की गई। और वहाँ से जो ट्रेनों के माध्यम से आ रहे थे या पैदल आ रहे थे या ट्रेनों में आ रहे थे खासकर, तो उन ट्रेनों में बहुत से लोगों की हज़ारों की संख्या में लाशें आ रही थी। जब इसी प्रकार से भारत के अंदर भी जब पाकिस्तान के बारे में ये न्यूज़ मिली कि वहाँ से इस प्रकार हो रहा है, तो भारत के अंदर भी उसका फीडबैक यानी कि जानना तो था ही। तो यहाँ से भी ऐसे ही जो मुसलमान लोग, इस्लाम को मानने वाले लोग जा रहे थे, उन पे भी इस प्रकार से अत्याचार होने लगे। तो बाकी जो बचे थे, यानी कि ये नहीं है कि थोड़े से बच गए थे, लाखों की संख्या में पाकिस्तान से भारत लोग आ रहे थे और भारत से पाकिस्तान लोग जा रहे थे। तो इन आने और जाने वाले लोगों को शरणार्थी बोलते हैं। तो जब पाकिस्तान से भारत में शरणार्थी आ गए, बचे हुए लाखों की संख्या में अभी भी बचे हुए थे, तो उन्हें भारत सरकार उस समय जो यहाँ के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उनकी सरकार ने
पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को तंबुओं में एक तरह से जगह दी गई, उन्हें भोजन उपलब्ध कराया गया, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई। मैं ये नहीं कहता कि सभी शरणार्थियों को तंबुओं में बसाया गया, बहुत से शरणार्थी जो हैं खुले आसमान के नीचे भी रहे। उसके पश्चात भारत सरकार के सामने ये समस्या आई कि इन लोगों को कैसे बसाया जाए, भारत के अंदर कैसे बसाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, भारत सरकार ने पाकिस्तान से ब्यौरा मंगवाया कि ये जो लोग पाकिस्तान से आए हैं तो वहाँ पे इनकी क्या प्रॉपर्टी थी, और यहाँ से जो जा रहे थे उनका भी ब्यौरा रखा गया था। तो जैसे कि एक व्यक्ति कोई भी है, मान लो पाकिस्तान से आया है, तो उसकी पाकिस्तान के अंदर 50 लाख की प्रॉपर्टी थी और 5 हेक्टेयर या 5 एकड़ उसके पास ज़मीन थी। तो उसे भारत से जो कोई मुसलमान गया था, मुसलमान परिवार गया था जिसकी प्रॉपर्टी भी 50 लाख थी और 5 एकड़ ज़मीन थी, तो पाकिस्तान से आए हुए उस शरणार्थी को जिसकी 50 लाख और 5 एकड़ ज़मीन थी, तो उसे बाहर से गए हुए मुस्लिम व्यक्ति के प्रॉपर्टी में बसाया गया है। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी के आधार पर इन लोगों को बसाया गया, बाकियों को भी बसाया गया। धीरे धीरे करके ये सारा सिस्टम दूर कर दिया गया, जो भी समस्या बनी हुई थी वो दूर कर दी गई। तो इस प्रकार से जो ये समस्या आई थी या फिर ये जो दुख कष्ट थे, तो उनकी याद में नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त को यह विभाजन विभीषिका त्रासदी दिवस मनाने की घोषणा की है। उसके पश्चात नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कौन सी नई उपलब्धि प्राप्त करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क को सैटेलाइट फ़ोन की फैसिलिटीज़ उपलब्ध हुई है, जो कि देश के अंदर सबसे पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है जिसे इस प्रकार की कोई सुविधा मिली है। इसके पश्चात इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस प्रकार से हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फ़ोन से लेस होने वाला भारत का कौन सा बन गया है, पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है, वो है असम राज्य में। तो आपका ये भी क्वेश्चन, यानी कि ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, ये एक तरह से पॉइंट नहीं है, आप सभी के लिए क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान से देखना और सुनना और इसको अच्छे से समझ लेना। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। सैटेलाइट फ़ोन से लेस होने के पश्चात अब इस टेक्नोलॉजी से जो वहाँ पे शिकार करने वाले शिकारी लोग आते थे उन पे नज़र रखी जा सकेगी, और प्राकृतिक आपदा जो वहाँ पे आ जाती थी, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वहाँ के वन कर्मियों को सहायता प्रदान करेगा। कौन यह सहायता प्रदान करेगा, जो सैटेलाइट फ़ोन है। इसके माध्यम से असम के मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ, कौन है मुख्य सचिव, जिष्णु बरुआ ने 10 सैटेलाइट फ़ोन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के कर्मियों को सौंप दिए हैं। और जो ये सैटेलाइट फ़ोन 10 सैटेलाइट फ़ोन जो कर्मियों को दिए गए हैं राष्ट्रीय उद्यान के, तो इन्हें कौन सेवा देगा, तो इन्हें BSNL अपनी सेवा प्रदान करेगा। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि पूरम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। पहले तो ये याद रखें कि आदि पूरम त्यौहार ये क्या है। ये एक तरह से वहाँ त्यौहार मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है, ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि आदि पूरम त्यौहार जो है 10 दिनों तक मनाया जाता है, और किस राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु के हर उस मंदिर में मनाया जाता है जहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति, किसकी मूर्ति, भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। वहाँ पे यह 10 दिनों तक बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। उन सभी मंदिरों में मनाया जाता है जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। आदि पूरम का यह त्यौहार देवी अंदल के मंदिर श्री वालीपुतूर में 10 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसके साथ साथ ही मैं तमिलनाडु के बारे में भी अपडेट कर देना चाहता हूँ आप सभी को कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। तमिलनाडु की स्थापना कब हुई, 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हैं, वहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, DMK, यानी कि नाम तो उनका है M.K. स्टालिन और DMK दल से वो संबंधित है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं अभी हमारे देश के, तो वो बीजेपी पार्टी से संबंधित है। इसी प्रकार से जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है वो किस दल से संबंधित है? DMK दल से। तमिलनाडु उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है मद्रास के अंदर। तमिलनाडु उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं संजीव बनर्जी। कौन है वहाँ के मुख्यमंत्री? संजीव बनर्जी। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों यानी कम्युनिटी फोर्स्ड रिसोर्सेज राइट को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। तो इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। किस प्रकार की मान्यता? सामुदायिक वन संसाधन। वहाँ की सरकार ने यानी कि राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर में बसे हुए जंगल में फैले हुए धमतरी जिले के निवासियों, कौन सा जिला है? छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला, और वहाँ पे जंगल में बसा हुआ कितनी ज़मीन? 4127 हेक्टेयर में फैला हुआ जंगल, वहाँ के निवासियों के अधिकारों को मान्यता दे दी है। राज्य सरकार ने सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व, वहाँ एक और टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व, वहाँ के मुख्य क्षेत्र के भीतर जो 5544 हेक्टेयर वन है यानी कि जंगल है के सामुदायिक संसाधन अधिकारों को भी मान्यता दे दी है। यानी कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी अधिकार हैं, उन्हें मान्यता दे दी है। उन पे किसी प्रकार की जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। जो भी उन्हें अधिकार प्राप्त होने थे उन्हें मान्यता दे दी गई है। कोई भी वन संसाधन जिसे आदिवासी और अन्य वनवासी समुदाय अपने आजीविका के लिए उपयोग करते हैं, यानी कि उस जंगल के अंदर रहते हुए जो भी वो कुछ अपने जीवन के निर्वाह के लिए कुछ भी कार्य करते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और जिस पर निर्भर करते हैं उसे सामुदायिक वन संसाधन के रूप में मान्यता दे दी गई है। उसके पश्चात नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि किस कट्टरपंथी संगठन ने अफगानिस्तान देश पर पूर्ण रूप से कब्जा कर ली है? तो वो कट्टरपंथी संगठन यानी कि आतंकवादी संगठन है एक तरह से वर्ल्ड में, तो वो है तालिबान। तो उसने क्या किया है? तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता से प्रधानमंत्री को हटा दिया है और वहाँ की सत्ता पर अपना कब्ज़ा ले लिया है। और वो कैसे कब्ज़ा ले लिया उन्होंने कि इससे पहले, तालिबान के कब्ज़े से पहले वहाँ पे अमेरिकी सेना एक तरह से रह रही थी। वहाँ अफ़गानिस्तान में सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन 20 साल के लंबे समय के पश्चात अमेरिका ने अपने सैनिकों को वापस अफ़गानिस्तान से अमेरिका बुला लिया, यानी कि घोषणा कर दी कि हम अपनी सेना को अफ़गानिस्तान से वापस बुला रहे हैं। तो ये सुनते ही तालिबान जो है सचेत हो गया और उन्होंने अफ़गानिस्तान की जो सत्ता को हटा दिया और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा यह कह कर दे दिया है कि वो अफ़गानिस्तान में किसी भी प्रकार की टकराव वाली स्थिति पैदा नहीं होने देना चाहते थे कि तालिबान और उनकी सरकार के बीच में किसी भी प्रकार का युद्ध हो, शांति भंग हो। तो उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपना इस्तीफ़ा दे दिया और अफ़गानिस्तान देश को छोड़ दिया है। उसके पश्चात मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट बताता हूँ आप सभी को कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर लगभग 2 दशक के बारे में कहना चाहता हूँ आप सभी को कि जैसे भी जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर या कभी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर वहाँ पे दशक की बात होती है तो दशक 10 सालों का होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 दशक की बात हो रही है तो 2 दशक कहलाएंगे 20 वर्ष, यानी कि 20 साल बाद कह रहे हैं कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर लगभग कितने 2 दशक यानी कि 20 वर्ष बाद फिर कब्जा कर लिया है।
20 वर्ष तक कैसे नहीं या कब्जा क्यों नहीं कर पाए या क्यों नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर अभी मैं बता के हटा था आप सभी को कि वहाँ पर अमेरिकी सेना मौजूद थी, तो उनके डर की वजह से इस तालिबान संगठन ने अफ़गानिस्तान पर या अफ़गानिस्तान की सत्ता पे कब्जा नहीं कर पाए थे। उसके पश्चात क्या हुआ, सितंबर नहीं उससे पहले क्या हुआ कि सितंबर 2001 में इसी तालिबान संगठन ने या फिर इन आतंकवादी संगठनों ने क्या किया था, 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो कि अमेरिका की एक इमारत का नाम है, और इसी प्रकार से अन्य जगहों पर अल-कायदा आतंकवादियों ने हमला किया था। कब किया था ये हमला, सितंबर 2001 में। इसके बाद क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान पर अमेरिकी हमले के बाद तालिबान ने अफ़गानिस्तान से सत्ता छोड़ दी, और वो क्या किया उन्होंने, वो सत्ता छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा था, क्योंकि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर घुस गए थे और इन सभी को मार भगाया वहाँ से। अमेरिका ने 20 साल बाद अफ़गानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाया, तो तालिबान ने फिर से अफ़गानिस्तान पे क्या कर लिया, कब्जा जमा लिया। इसके पश्चात नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, HCL फाउंडेशन ने कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो उन्होंने कारीगर यानी कि जो छोटा मोटा कार्य करते हैं, हाथ से कोई सामान बनाना या कोई और कार्य करना, अपना जीवन गुजारने के लिए, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, तो उन्होंने इसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, HCL ने माई ई हार्ट। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इस प्रकार से हैं, HCL टेक्नोलॉजी की कॉरपोरेट सामाजिक शाखा जिसकी इसकी जो जिम्मेवारी लेता है वो है HCL फाउंडेशन। इसने क्या किया है कि इन्होंने कारीगरों को सशक्त बनाने और देश में हस्तशिल्प वही कहलाते हैं, अभी बताया कि जो हाथ से कोई भी वस्तु तैयार करते हैं, मशीनों के सहयोग से नहीं, हाथों के सहयोग से तैयार करते हैं, या छोटे मोटे यानी कि कोई मशीनरी उपयोग कर लेते हैं, लेकिन वो एक तरह से वो बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कहलाते, वो हस्तशिल्प ही कहलाते हैं। देश में हस्तशिल्प क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला, मूल्य मतलब कि प्राइस जो श्रृंखला है वो उसे मजबूत करने के लिए, यानी कि जो एक प्राइस है वो ही फिक्स रहे, इसमें कोशिश कर रहे हैं ये मजबूत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हॉट, कौन सा है, ऑनलाइन पोर्टल है माई ई हॉट, लॉन्च किया है। यह पोर्टल कारीगरों और प्राथमिक उत्पादकों को अपने उत्पादों को सीधे ग्राहक तक पहुंचाना, किस प्रकार से, यानी कि जैसे कोई सामान कहीं पे तैयार किया जाता है तो वो बिचौलियों के माध्यम से, यानी कि बड़ा व्यापारी उसे खरीदता है, फिर उसके पश्चात उससे छोटे छोटे व्यापारी खरीदते हैं, और उन छोटे व्यापारियों से वो करियाने पे या फिर जिस दुकान से आप खरीद रहे हैं वहाँ तक वो सामान आता है ना, तो जहाँ से वो तैयार हुआ और जिस दुकान से आपने लिया, तो उसके बीच में जो भी उसमें शामिल हुआ, तो उन्होंने भी कोई ना कोई लाभ प्राप्त करना होता है। तो यानी कि जहाँ से वो प्राइस शुरू हुआ था तो वो आप तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो पोर्टल है इन कारीगरों को और प्राथमिक उत्पादों को, अपने उत्पादों को सीधे ग्राहक तक पहुँचाएंगे, अपने व्यवसायों को अच्छे से संचालित करने में, अपने व्यवसाय को यानी कि तरह से बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर सकने में सक्षम होंगे, जिससे कि जो ये बिचौलिए हैं, जो भी मैंने बताया कि बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी वगैरह वगैरह, ये सभी बिचौलिए हैं या फिर यही वो श्रृंखला है जो लंबी आपूर्ति के कारण उस वस्तु का प्राइस बढ़ा देते हैं। इस श्रृंखलाओं को कम किया जा सकेगा। वर्तमान में 8 राज्यों के 600 से अधिक उत्पादों के साथ, यानी कि क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो कुछ हमारे देश के 8 राज्य हैं और इन 8 राज्यों में 600 से अधिक वस्तुएं तैयार होती हैं, तो इनको तैयार करने वाले 30 से अधिक भागीदार जो हैं, यानी कि जो मालिक हैं, वो इस पोर्टल पर सूचीबद्ध हैं, वो रजिस्टर्ड हैं, वो इस पोर्टल का लाभ उठा रहे हैं, अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं, वो यानी कि जो लाभ है वो अपने तक यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा करना चाह रहे हैं इस पोर्टल के माध्यम से। उसके पश्चात जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
जर्मनी देश के किस दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया है? यानी कि जर्मनी देश के अंदर सॉकर खेलने वाले यानी कि फुटबॉल खेलने वाले एक दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, वो रहे हैं गर्ड मुलर। इनके बारे में बता दूं कि जर्मनी देश के अंदर पूर्व यानी कि पहले खेलते थे तो उसके पश्चात रिटायर हो जाते हैं या किसी वजह से उन्हें छोड़ना पड़ता है, या एज होती जाती है तो सभी खिलाड़ी रिटायर होते रहते हैं। तो इनमें ही पूर्व फॉरवर्ड दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी गर्ड मुलर का निधन हो गया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 62 मैचों में 68 गोल किए हैं। कितने गोल किए हैं? 68 गोल किए हैं। वो कुछ क्लबों की तरफ से भी खेले, तो उनमें बायर्न म्यूनिख एफसी क्लब की ओर से उन्होंने मैच खेले। इसके अलावा उन्होंने 487 बुंडेसलीगा खेलों में, कौन से खेल हैं? बुंडेसलीगा, और कितने हैं? 487। इन 487 बुंडेसलीगा खेलों में रिकॉर्ड 365 गोल किए हैं। कोई छोटे मोटे नहीं, बहुत गोल होते हैं दोस्तों ये, कि 365 गोल किए हैं। उनके ऐसे कौशल के लिए, यानी कि उनके अंदर ये टैलेंट था, ये कौशल था, टेक्निक थी उनके अंदर कोई इस प्रकार की कि वो गोल करते थे धे दनादन। तो कौशल के लिए उन्हें बॉम्बरडेर नेशन यानी कि देश का बॉम्बर बोला जाता था। और इसके अलावा एक नाम और था उनका, उन्हें डेर बॉम्बर के नाम से भी बुलाया जाता था। इसके पश्चात हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में निवेशक वो कहलाते हैं दोस्तों कि जैसे हमारा भारत देश है, हमारे भारत देश में किसी और देश की बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े बड़े अरबपति खरबपति हमारे देश के अंदर अपना पैसा लगाकर कोई प्रोजेक्ट खड़ा करते हैं या काम करते हैं, कोई उद्योग लगाते हैं, तो पैसा उनका होता है और यहाँ पे कार्य करने वाले यहीं के लोग होते हैं, तो वो यहाँ से ज़्यादा लाभ कमाते हैं। निवेशक यानी कि निवेश करना, पैसा लगाना, रुपए लगाना, प्रोजेक्ट लगाकर। प्रोजेक्ट कैसे लगाया जाता है? क्योंकि पैसा ही लगेगा तभी प्रोजेक्ट लगेगा दोस्तों। तो इस शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। और ये क्या प्रोजेक्ट था या किस लिए था? यह था वाहन स्क्रैपिंग नीति। यानी कि स्क्रैप वो चीज़ होती है जो दोस्तों जो हमारे लिए एक तरह से वेस्ट चीज़, कोई भी वस्तु जो हमारे लिए वेस्ट हो चुकी है और वो एक तरह से हमारे लिए स्क्रैप है, वो हमारे किसी काम की नहीं। उदाहरण के लिए कोई भी साधन जैसे कि मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, जो भी कोई वस्तु है जो हमारे लिए किसी प्रकार का नहीं है, तो उसे हम जैसे कि किसी पे बेच देते हैं, जैसे कि कबाड़ी पे हम बेच देते हैं उसे, तो उसके लिए एक तरह से स्क्रैप है, हमारे लिए वो स्क्रैप है, तो वो खरीद लेता है। तो इस तरह से यानी कि इस तरह का प्रोजेक्ट लगाना जो कि इन वाहनों की स्क्रैपिंग को खरीद सके और उनका यूज़ कर सके या उन्हें किसी और पदार्थ में या कोई और आकार दे सके। तो इस प्रकार की वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया किन्होंने? नरेंद्र मोदी ने। और किस राज्य में? गुजरात राज्य में किया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार से हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में निवेशकों के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया है। तो यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अंदर बोला है, गुजरात राज्य के अंदर बोला है कि ये निवेशक गुजरात के अंदर ये प्रोजेक्ट लगाएं। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह है कि वाहन स्क्रैपिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना की जा सके और निवेशकों को इसके लिए प्रोत्साहित करना है। यानी कि जो यहाँ पे पैसा लगाए उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप आइए हमारे देश में, हमारे राज्य के अंदर प्रोजेक्ट लगाइए स्क्रैपिंग वाला। तो स्क्रैपिंग नीति के तहत 51 लाख हल्के मोटर वाहन यानी कि लाइट मोटर व्हीकल, तो ये कितने के करीब होंगे? 51 लाख के करीब। और ये क्या है कि 51 लाख हल्के मोटर वाहन शामिल होने का अनुमान है जो कि कितने 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं। ये वो 50 लाख हल्के मोटर वाहन हैं जो हमारे देश के अंदर 20 साल पुराने हैं दोस्तों। उसके पश्चात 34 लाख LMV यानी कि 34 लाइट मोटर व्हीकल जो कि 15 साल से अधिक पुराने हैं। ऐसे वाहनों को इस नीति के अंतर्गत लाया गया है। कहने का क्या मतलब है कि जो वाहन
15 से 20 साल पुराने हैं, वो एक तरह से स्क्रैप बन चुके हैं, उनका आकार बदला जाए, जैसे कि स्टील होती है या लोहा या कोई भी धातु है दोस्तों, उसको पिघलाकर कोई और वस्तु तैयार की जाएगी, उसे एक तरह से नया आकार दिया जाएगा। ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश का ऐसा कौन सा राज्य प्रथम राज्य बन गया है कि जिसकी सरकार ने 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है? तो वो राज्य बन गया है उड़ीसा। इसके बारे में बता दूं कि जैसे कि दोस्तों पहले भी इस प्रकार के हमारे देश के अंदर, हरियाणा उदाहरण देता हूं कि जैसे कि हरियाणा के अंदर भी बहुत से ऐसे कार्ड बने थे, जैसे कि आरोग्य या कुछ इससे मिलता जुलता था, तो उसके अंदर जैसे कि 35,000 रुपये होते थे। तो कोई भी आपकी फैमिली में से कोई बीमार हो जाता है या सर्जरी वगैरह हो जाती थी, करनी होती थी, तो हॉस्पिटल में जाके वो कार्ड दिखा के वो सर्जरी या फिर जो स्वास्थ्य सेवा आप ले सकते थे। इसी प्रकार से उड़ीसा के अंदर भी जो स्मार्ट हेल्थ कार्ड बनाया गया है वो इसी तर्ज पे ही ये भी बनाया गया है। तो इसके बारे में भी ये बताना चाहूँगा, खासकर जो हमारे गरीब तबके से संबंधित लोग होते हैं तो खासकर समझदारी दिखाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे हॉस्पिटल होते हैं कि इस प्रकार के कार्ड वो एफर्ड नहीं करते, वो इन कार्डों को यूज़ नहीं करते, यानी कि उन हॉस्पिटल में वो फैसिलिटीज़ नहीं होती, वो कार्ड नहीं चलाते ये वाले। तो पहले जब भी आप किसी हॉस्पिटल में इस प्रकार के, यानी कि ये तो उड़ीसा में हुआ, यानी कि हमारे यानी किसी भी राज्य में इस प्रकार के कोई कार्ड हों जो गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि जारी किए गए थे या ये इस प्रकार की स्कीम आई थी, तो उनको यूज़ करने से पहले आप जिस होटल में अपने फैमिली मेम्बर को या पेशेंट को लेकर जा रहे हैं स्वास्थ्य सेवा के लिए, तो पहले कंफर्म कर लें कि उस हॉस्पिटल में वो कार्ड यूज़ होता है या नहीं, कि कभी आपको पछताना ना पड़े कि वहाँ पे वो कार्ड तो यूज़ नहीं होता और आपने अपना फैमिली मेम्बर वहाँ पे एडमिट कर दिया है, और जब आपको पता चलता है कि वो कार्ड यूज़ नहीं कर रहे, तो जब आप अपने पेशेंट को वहाँ से ले जाना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल मिनिमम सी बात है 1,000-2,000 रुपये के बगैर देने के बगैर आपके मरीज़ को वहाँ से जाने नहीं देंगे। तो अच्छा यही होगा कि आप सभी पहले अपने जिस भी फैमिली मेम्बर को किसी भी हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, तो इस प्रकार की अगर आपके पास कोई कार्ड है तो उसके बारे में पहले जानकारी ज़रूर ले लें। तो ये जो क्वेश्चन है कि स्मार्ट हेल्थ कार्ड उड़ीसा के अंदर देने की घोषणा की गई और ये पहला राज्य बन गया है, तो इसके इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट है वो बता रहा हूँ कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, तो इस पहली लाइन में ही क्वेश्चन बनता है कि एट प्रेजेंट में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो वो है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक ने उड़ीसा राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में 3.5 करोड़ के स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है। इस योजना से राज्य के लोगों को देश के 200 से ज़्यादा अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो जाएंगी। तो अभी जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि आप जब भी अपने फैमिली मेम्बर को या किसी भी अपने जानकार या रिलेटिव को किसी भी हॉस्पिटल में इस प्रकार के किसी कार्ड की सुविधा दिलवाने जा रहे हैं या देने जा रहे हैं इमरजेंसी आपको, तो पहले कृपया ये सूची या फिर आप अपडेट रहिए कि ये 200 हॉस्पिटल ये हॉस्पिटल इन 200 हॉस्पिटल में शामिल है या नहीं है। अगर उनमें ये शामिल नहीं है जिसमें आप अपने पेशेंट को लेके जा रहे हैं, तो कृपया ध्यान दीजिए और अपडेट रहिए कि किस किस हॉस्पिटल में इस प्रकार के कार्डों को यूज़ करने की फैसिलिटीज़ हैं। तो आगे चलते हैं कि इस योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा। तो परिवारों के अंदर अगर महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए इसमें ज़्यादा छूट दी गई है, महिलाओं के लिए 10 लाख रुपए तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा। परिवार के लिए तो 5 लाख रुपए है, लेकिन महिलाएं अगर उसमें शामिल हैं या महिला के लिए आप यूज़ करें तो उसमें 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा। इसके साथ साथ ही मैं उड़ीसा के बारे में आप सभी को और अपडेट करने के लिए बता रहा हूं कि उड़ीसा की जो जीडीपी है वो 4.43 लाख करोड़ यानी कि 70 बिलियन डॉलर है। यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादातर पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति यानी कि पिछड़े यानी कि जैसे कि ओबीसी बोल देते हैं वगैरह वगैरह, और अनुसूचित जाति जैसे कि ऐसी कैटेगरी होती है उन्हें अनुसूचित जाति बोलते हैं। तो उड़ीसा के अंदर ज़्यादातर ये लोग शामिल हैं।
पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के। तो यहाँ की जीडीपी 4.43 लाख करोड़ और 70 बिलियन डॉलर के करीब है। यहाँ का जो गरीबी स्तर है वो 32.59% के आधार पर और जीडीपी के आधार पर यह भारत के जो गरीब राज्य हैं, सबसे ज़्यादा गरीब राज्य जो भारत के अंदर है, उनमें जो उड़ीसा है वो 6ठे स्थान पर है, क्योंकि यहाँ का जो गरीबी स्तर है 32.59% और यहाँ की जीडीपी 4.43 करोड़ है। इसी के साथ साथ ये और बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ है, अभी तो उड़ीसा की बात हुई, जो छत्तीसगढ़ है वहाँ 3.25 लाख करोड़ यानी कि 50 बिलियन डॉलर वहाँ की जीडीपी है और जो गरीबी स्तर है वो है 37%। यानी कि छत्तीसगढ़ गरीबी स्तर के आधार पे और अपनी जीडीपी के आधार पे भारत देश का सबसे गरीब राज्य है। उसके पश्चात जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से कि हाल ही में किस मंत्रालय ने लोकसभा में कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 जो होनी है, अभी हुई नहीं है, होनी है, यानी कि जनगणना 2021 और जनगणना से संबंधित सभी गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? स्थगित कर दिया गया है। और ये घोषणा किसने की है? भारत के गृह मंत्रालय ने। तो इसके बारे में बता दूं कि भारत में हर 10 साल के पश्चात, शुरू से जब से जनगणना हमारे देश के अंदर होनी प्रारंभ हुई थी, तो उसके हर 10 साल के बाद ही जनगणना होती है और ये अभी तक ऐसे ही चलता आया है कि भारत के अंदर जब भी जनगणना होगी तो 10 साल के बाद होगी। कह रहे हैं कि 10 साल के पश्चात जनगणना की जाती है, लेकिन 2021 में गृह मंत्रालय के द्वारा लोकसभा में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण 2021 की जनगणना और जनगणना से संबंधित सभी गतिविधियों को अगले आदेश तक, यानी कि जब तक उस पर चर्चा नहीं होगी, उस पर सहमति नहीं बनेगी लोकसभा राज्यसभा के द्वारा, तब तक ये जनगणना पे कोई भी आदेश जारी नहीं किया जाएगा। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के समय में की गई थी, लेकिन बताना चाहता हूँ जो 1872 में ये जनगणना शुरू की गई थी लेकिन ये पूर्ण नहीं हुई थी। उसके पश्चात 1881 में जनगणना की गई और जो संपूर्ण जनगणना भी कहलाई, यानी कि प्रारंभ तो की गई 1872 में लेकिन पूर्ण नहीं हुई। और पूर्ण पहली जनगणना कौन सी थी? 1881। उसके पश्चात 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। तो 1949 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जनगणना कराई गई। 1951 के बाद की सभी जनगणना, यानी कि 1951 के बाद जितनी भी जनगणना हुई वो 1948 जनगणना अधिनियम के तहत कराई गई। कौन सा अधिनियम है? 1948 जनगणना अधिनियम। स्वतंत्रता से पहले 8 बार 1872 से 1941 तक, यानी कि 1872 के पश्चात 10 साल बाद जनगणना हुई, फिर उसके 10 साल के पश्चात जनगणना हुई। तो इस प्रकार 1872 से 1941 तक स्वतंत्रता से पहले 8 बार जनगणना हो चुकी है। उसके पश्चात स्वतंत्रता के बाद 7 बार, कब से कब तक? 1951 से 2011 तक जनगणना कराई जा चुकी है। तो आगे अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ शहर को किस नाम से जाना जाएगा? तो वो है हरिगढ़, यानी कि अलीगढ़ को अब हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा। इसके बारे में बता दूं आप सभी को कि 16 अगस्त 2021 को नवगठित अलीगढ़ की जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने के प्रस्ताव को रखा गया। इसके पश्चात इस प्रस्ताव को सर्वसहमति से मंजूर कर लिया गया और अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रख दिया गया। अलीगढ़ किस राज्य में है? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश राज्य में है, जो कि अलीगढ़ जिले में शहर है। अलीगढ़ किस प्रकार से फेमस है? तो इसके बारे में है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
यानी कि अंग्रेज़ों के समय से फेमस है ये, कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कारण यह विश्व में प्रसिद्ध है। अलीगढ़ अपने तालों यानी कि लॉक जो होते हैं आप घरों में यूज़ करते हैं, लगाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो लॉक का यूज़ करके जाते हैं, अपने घरों को लॉक करके जाते हैं, तो तालों के लिए भी यह जाना जाता है। अलीगढ़ का प्राचीन नाम कोइल या फिर कोल, दो नामों से जाना जाता था, कोइल या कोल के नाम से भी ये कहलाया है। मुस्लिम सरदार मिर्ज़ा साहब के सिपह सालार अफर सियाब खान कौन थे उस समय अलीगढ़ के अंदर? मिर्ज़ा सरदार यानी कि सरदार मिर्ज़ा साहब के सिपह सलार थे, उनका नाम था सियाब खान। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के चचेरे भाई और बाद में ये इनके दामाद भी बन गए, किनके? पैगंबर मोहम्मद साहब के, तो इनका नाम था अली। तो इनके नाम पर सियाब खान ने कोल का नाम बदल कर अलीगढ़ रख दिया था। फिर उसके पश्चात क्या हुआ? 1906 में कुछ मुस्लिम स्नातकों ने अलीगढ़ में मुस्लिम लीग की स्थापना की। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जिन बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है दिल्ली में। नवीनीकृत जिन बैंक जो है कृषि से संबंधित है और यह अभी कृषि मंत्री ने इसकी घोषणा की दिल्ली के अंदर। इसके बारे में बता दूं आप सभी को कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, आप इनको तो खैर नहीं भूलेंगे, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और कुछ मंत्री हैं, और इनके साथ साथ आप नरेंद्र तोमर को भी मैक्सिमम हमारे भारत देशवासी जानने लगे होंगे। क्यों? किस प्रकार से कि जैसे कि अभी पीछे और अभी भी चल रहा है प्रेजेंट में जो किसान आंदोलन है, उसके अंदर किसानों के साथ जब भी मीटिंग हुई तो नरेंद्र तोमर के साथ उनकी मीटिंग हुई, तो इनको ज़्यादातर आप सभी ने न्यूज़ चैनलों पे देखा होगा, तो इनकी पहचान, इसको पहचानने भी लग गए होंगे आप सभी। तो इन्होंने क्या किया है अभी कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने दिल्ली के पूसा परिसर में, कौन सा है? पूसा परिसर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो यानी कि NBPGR में विश्व के दूसरे सबसे बड़े व नवीनीकृत राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है। कृषि मंत्री ने कहा है कि बीजों के जर्म प्लाज्मा को -20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वर्षों तक सहेजा जा सकता है। तो इस प्रकार के हमारे वैज्ञानिकों के ही सहायता से ये सब कुछ हो पाया है। तो उन्होंने हमारे इन वैज्ञानिकों को जिन्होंने ये जर्म प्लाज्मा या फिर ये बैंक हम भारत देश को प्रदान किया है, तो उनको भी इन्होंने, कृषि मंत्री ने बधाई दी है। बैंक में, बैंक ये रुपयों वाला बैंक नहीं, जहाँ पे यानी कि कृषि से संबंधित जो भी बीज वगैरह हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। तो इन बैंकों में 10 लाख जर्म प्लाज्मा को सुरक्षित रखा जा सकता है। फिलहाल 4.5 लाख जर्म प्लाज्मा संरक्षित है, जिनमें से 2.7 लाख जो हैं हमारे देश के यानी कि घरेलू प्रजातियों के हैं। बाकी इन 4.5 लाख में दूसरे देशों से प्राप्त किए हुए जर्म प्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 19 अगस्त को। इसके बारे में है हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि हर साल 19 अगस्त को पूरी दुनिया में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाने की शुरुआत 9 जनवरी कब हुई? 9 जनवरी 1839 को फ्रांस देश में हुई थी। फ्रांस के जोसेफ नाइसफोर और लुइस डोगेर ने इसका आविष्कार किया था। इसके पश्चात 19 अगस्त 1839 को फ्रांस की सरकार ने इस आविष्कार की घोषणा की और इसका पेटेंट हासिल किया। क्या हासिल किया? पेटेंट हासिल किया, जिसे हमेशा याद रखने के लिए हर साल 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे यानी कि विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस सिर्फ उन्हीं लोगों को याद करने के लिए नहीं मनाया जाता कि जिन्होंने फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण
योगदान दिया है, बल्कि यह फोटोग्राफी दिवस जो है फोटोग्राफी के क्षेत्र में लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित भी करता है, इसलिए ये मनाया जाता है और इस क्षेत्र में लोग आएं और अपना कौशल दिखाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सके। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने पाई का मान 62.8 खरब तक माप कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो वो देश है स्विट्जरलैंड। जो पाई है ये गणितीय संख्या है और इसका माप स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने कितने तक मापा है? 62.8 अरब। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस प्रकार से कि स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने गणितीय संख्या पाइस को 62.8 खरब तक नापते हुए नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि अभी तक विश्व रिकॉर्ड बना लिया है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज नहीं हुआ। इसके लिए वैज्ञानिक वेट कर रहे हैं कि इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाए। इसके लिए उन्होंने स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया। गणना में उन्हें 108 दिन और 9 घंटे का समय लगा। यानी कि जो पाई का माप ज्ञात करना था या ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञात करना था, उसमें उन्हें 108 दिन और 9 घंटे का समय लगा। वैज्ञानिकों ने कहा कि 510 स्टोरेज का इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि इसको स्टोरेज करना होता है दिखाने के लिए, तो स्टोरेज का इस्तेमाल गणना के लिए उन्होंने 510 टेराबाइट टीबी का स्टोरेज इस्तेमाल किया। इसमें 16 टीबी की 38 हार्ड डिस्क व अन्य उपकरण इस्तेमाल किए गए। वैज्ञानिकों ने सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसबी के बजाय हार्ड डिस्क का ही उपयोग किया, क्योंकि एसएसडी में गहन गणना स्टोर करते समय इनमें मामूली अंतर आने का खतरा रहता है। और जो वो ये प्रयास कर रहे हैं या किया उन्होंने कि पाई का मान ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञात किया जाए, तो उसमें वो विफल ना हो, किसकी वजह से? एसएसडी की वजह से। तो इसलिए उन्होंने हार्ड डिस्क का प्रयोग किया। पाई की गणना में पिछला रिकॉर्ड जो है 50 ट्रिलियन का था। गिनीज बुक के अनुसार उसे अमेरिका के अलबामा राज्य में टिमोथी मुलिकन ने जनवरी 2020 में बनाया था और इस गणना में करीब 8 महीने लगे थे। लेकिन जो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने अब जो ये पाई का माप किया है, तो वो कितना किया है? यानी कि 4 महीने से कुछ कम टाइम में। हमारा अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है कि विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवता दिवस जो है 19 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बारे में आप सभी को बता देना चाहता हूं कि विश्व मानवता दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया गया। विश्व के अंदर जो संयुक्त राष्ट्र है, तो उसका ही ये भाग होता है, ये अंग है उसके। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पहली बार मानवता दिवस मनाया गया। इसके लिए साल 2008 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसे स्वीडन ने स्पॉन्सर किया था। यानी कि स्वीडन ने यह पहले कहा था कि विश्व के अंदर वर्ल्ड लेवल पर मानवता दिवस मनाया जाना चाहिए। तो उसके पश्चात क्या हुआ कि आज से ही 18 साल पहले इराक की राजधानी बगदाद में आज ही के दिन 19 अगस्त 2003 को संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इराक की राजधानी बगदाद के अंदर, जो संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो वर्ल्ड लेवल पर शांति का कार्य करता है, स्वास्थ्य का कार्य करता है, युद्धों को रोकने के लिए कार्य करता है, परमाणु निशस्त्रीकरण का कार्य करता है। तो इराक की राजधानी बगदाद में जो उनका हेडक्वार्टर है, उस पर उन्होंने हमला कर दिया गया था आतंकवादी संगठन के द्वारा। इस हमले में क्या हुआ था? इस हमले में संयुक्त राष्ट्र के 22 कर्मचारी मारे गए थे और इसमें इराक यूएनओ के महासचिव
के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो विएरा डी मेलो, क्या नाम था, सर्जियो विएरा डी मेरो की भी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद ही 19 अगस्त को भी मानवता दिवस के रूप में मनाया जाने का फैसला लिया गया। हर साल कई देश बाढ़, भूकंप और कई तरह की त्रासदी का शिकार होते हैं, तो ऐसे में मानवतावादी लोग ही उनकी मदद को आगे आते हैं। तो इस प्रकार के मानवतावादी लोग जब सामने आते हैं और जिन लोगों को उस समय किसी भी सहायता की ज़रूरत होती है, तो इन मानवतावादी लोगों को देखकर वो सोचते हैं कि भगवान अभी भी ज़िंदा है, यानी कि भगवान है, उन्होंने ही इन लोगों को हमारे पास भेजा है, तो ये उनके लिए किसी अमृत या फिर ये लोग उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं होते। तो ऐसे लोगों के जज्बे को सलाम करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। अंतिम क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पश्चात अब किस परीक्षा में लड़कियां भी शामिल हो सकेंगी? तो ये है नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी कि जिसे हम एनडीए बोलते हैं। तो इसके एग्ज़ाम में या फिर एनडीए में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा कर दी है कि एनडीए में अब लड़कियां या फिर महिला उम्मीदवार भी शामिल हो सकेंगी। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इस प्रकार से कि सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए में प्रवेश के लिए परीक्षा में बैठने की इजाज़त दे दी है। परीक्षा 5 सितंबर को होनी है। तो एनडीए को जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है इसका पूरा नाम है और इसको बोला जाता है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का जो मुख्यालय है वो खड़गवासला महाराष्ट्र में है। एनडीए की स्थापना कब की गई? 7 दिसंबर 1954 को की गई। और एनडीए का जो आदर्श वाक्य है वो है सेवा परमो धर्म। जो एनडीए के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल आशीष। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल क्रैक एग्ज़ाम प्रो को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।